हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम सिविल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ये सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आपको उस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम्स में सीधे सीधे आ जाए, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो भी बताएंगे हम यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज आप लोग के लिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम कि इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वेस्टरगार्ड्स थ्योरी इज मोर सुटेबल फॉर, ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो सभी के लिए है, जैसे कि जैसे जेई में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और जितना भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी एई हो, चाहे वो जैसे जेई हो, जेईई का सभी टाइप के क्वेश्चन के सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए ये है। वेस्टरगार्ड्स थ्योरी इज मोर सुटेबल फॉर, ठीक है। तो वेस्टरगार्ड थ्योरी जो है किसके लिए सुटेबल है, जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए, वेस्टरगार्ड जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूं कि ये सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द लोडेड एरिया, ठीक है। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फार्मूला यूज होता है। और ये किस किस टाइप के सॉइल के लिए, स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए। स्ट्रेटिफाइड सॉइल को हम क्या बोलते हैं, और लेयर्ड सॉइल जो कि लेयर्ड में होगा, लेयर वाइज होगा, उस टाइप के सॉइल में सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रेशर निकालना हो कि एक डेप्थ पे कितना प्रेशर लग रहा है उस सॉइल पे, तो उसके लिए वेस्टरगार्ड थ्योरी मोस्ट सुटेबल होता है, ठीक है। तो और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सिग्मा जेड जो है, मतलब वेस्टरगार्ड डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर अ पॉइंट लोड अगर दिया हुआ है, तो क्यू बाई जेड स्क्वायर, इंटू पाई इंटू, ये डायरेक्टली फार्मूला जो है एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला से ही क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्टली फार्मूला दिया रहता है ऑप्शन में, और बोला रहता है कि कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू पाई 1/1 प्लस 2 इंटू आर बाई जेड का होल स्क्वायर 3/2। ये लेयर्ड सॉइल के लिए होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या जम्पशन है, जो मीडियम होना चाहिए वो इलास्टिक होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट मीडियम होना चाहिए, ठीक है। ये सारा जो है इसमें एजम्पशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लेयर्ड सॉइल के लिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन कितना बार हर एग्जाम में पूछा हुआ है। वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन ए सेचुरेटेड क्ले विथ C इक्वल्स टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाई इक्वल्स टू 0, गामा इक्वल्स टू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द थ्योरेटिकल डेप्थ टू विच द क्ले कैन बी एक्सकवेटेड विदाउट द साइड स्लोप, विदाउट साइड कोलैप्स, ठीक है। मतलब साइड स्लोप कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कितना हम नीचे तक खुदाई कर सकते हैं किसी भी क्ले में, थ्योरेटिकल डेप्थ कितना होना चाहिए, तो इसका इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली इसका कि मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल कट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल कट, मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल कट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फार्मूला, एच सी इक्वल्स टू 4c बाई गामा रूट के। अब कंफ्यूजन क्या होता है, आप पढ़ के जाइएगा, आपको फार्मूला बहुत ईजी है ये, डायरेक्टली फार्मूला पे ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो पता चलेगा कि 4c बाई गामा रूट और यहाँ पे मल्टीप्लाई के कर दिया। तो इस टाइप का नहीं यूज करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, 4c बाई गामा अंडर रूट, नीचे की तरफ के होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीचे की तरफ वर्टिकल हाइट कट कर रहा है, इसलिए नीचे की तरफ के रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। तो 4 इंटू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है 16, और रूट के का जो वैल्यू दिया हुआ है के का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। फाई का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो फाई का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला में 1 पुट कर देंगे तो 4, और 18/4 मतलब 4.5 मीटर हम वर्टिकल हाइट कट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एसेसिंग द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, देखिए यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पूछ रहा है इन स्टीप फिशर्ड क्ले विच टाइप ऑफ फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट हैज टू बी नेम। देखिए, जब हम लोग सॉइल का शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालते हैं तो बहुत सारा टेस्ट यूज करते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट
शियर स्ट्रेस वाला टेस्ट करते हैं, और एक होता है आपका ट्राई एक्सियल शियर ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है, ठीक है। नाम तो आप जान सुने ही होंगे, ट्राई एक्सियल टेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है, ट्राई एक्सियल टेस्ट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट ट्राई एक्सियल टेस्ट का अगर हम बात करें ट्राई एक्सियल टेस्ट का, तो इसमें 3 टाइप का कंडीशन आता है। पहला नंबर आता है, एक होता है आपका अनकंसोलिडेटेड। देखिए आप आज हमको ये आपको इसका फंडा हम बता ही देते हैं, ये कभी नहीं भूलिएगा। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, जिसको कि हम यूयू टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा नंबर जो होता है, दूसरा जो नंबर होता है वो होता है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जाके आप गड़बड़ करके आइएगा, पक्का मुझे पता है कि आप गड़बड़ करके आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, और तीसरा नंबर जिसको कि हम सीयू टेस्ट भी बोलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एक बार आप जरूर कर दीजिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, और थोड़ा बहुत शेयर भी करिए, आपके जो भी फ्रेंड्स सर्किल के ग्रुप होगा उसमें आप जरूर शेयर करिए। कंसोलिडेटेड 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 ड्रेन्ड टेस्ट, देखिए 3 टाइप का टेस्ट होता है। अभी आपको यहीं पे पता चल जाएगा कौन सा क्विक टेस्ट है, कौन सा टाइम ज़्यादा लगाएगा, ये सब कुछ आपको यहीं पे पता चलेगा। देखिए जब हम ट्राई एक्सियल टेस्ट करते हैं ना तो 2 स्टेज में ये परफॉर्म होता है, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है वो आपका 2 स्टेज में होता है, एक तो आपका होता है कंसोलिडेशन स्टेज, एक होता है आपका कंसोलिडेशन स्टेज होता है, और सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है डेविएटर स्टेज होता है। देखिए सिंपली आप कंसोलिडेशन का मतलब एक ही बात याद रखिएगा कि अगर ये सॉइल सिस्टम है, अगर ये सॉइल है तो यहाँ से पानी भाग गया, यहाँ से पानी एस्केप कर गया, इस सॉइल सिस्टम से जो पानी है वो एस्केप कर गया, उसी को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। पानी एस्केप कर गया मतलब जो सॉइल का जो है वो रीअरेंज होके वो नीचे भी में उस बैठ गया जाके, उसमें कुछ सेटलमेंट हो गया, उसी को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो जब ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है तो ये 2 स्टेज में परफॉर्म होता है, एक कंसोलिडेशन स्टेज और एक डेविएटर स्टेज में। दोनों में पानी को हम एस्केप ही करवाते हैं, पानी को हम बाहर ही निकालते हैं। अनकंसोलिडेटेड है मतलब पानी बाहर नहीं निकल रहा है, अनड्रेन्ड है मतलब पानी बाहर नहीं निकल रहा। ड्रेन्ड है, ड्रेन्ड करने का मतलब ये है कि इससे पानी बाहर निकल गया, मतलब ड्रेन्ड है। अनड्रेन्ड कब हो जाता है, जब यहाँ पे हम पत्थर रख देते हैं, जब हम यहाँ पे पत्थर रख देते हैं और दोनों को एकदम पत्थर से दबा देते हम, कि आप एकदम इस सॉइल को जो है एकदम कस के दबा देते ताकि इससे जो है पानी बाहर आए नहीं, मतलब ये क्या है, अनड्रेन्ड है, पानी इससे बाहर नहीं आया, मतलब ये अनड्रेन्ड है। तो अनड्रेन्ड और अनकंसोलिडेटेड का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए इसमें भी नहीं पानी निकल रहा है और इसमें भी पानी नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, क्विक टेस्ट हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, पानी का निकालने का टेंशन तो है नहीं इसमें, तो ये क्विक टेस्ट होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 5 से लेके 10 मिनट में, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंसोलिडेटेड ये हो जाएगा आपका कम से कम, इसमें हम लोग वाटर का अलाउ ही नहीं करते हैं कि सॉइल से बाहर आए। ये जो सॉइल है ये जो कंडीशन है ये किस टाइप के सॉइल के लिए सुटेबल होता है, लो परमिएबल जो सॉइल होगा, जिसमें कि तुरंत लोडिंग करना है, जैसे क्ले टाइप का जो सॉइल होता है जिसमें कि फास्ट लोडिंग करना होता है, उस टाइप में हम लोग अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट करते हैं। देखिए याद करके जाना है आपको, यहाँ से ये मतलब हम पूरा ठान लिए हैं, ये आपको याद करवा ही देंगे, जो भी कंफ्यूजन टाइप का रहेगा। और ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि इसमें पानी को एस्केप करवा ही नहीं रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो। तो अनकंसोलिडेटेड और अनड्रेन्ड जिसमें भी है वो तो आंसर होगा ही नहीं, अनड्रेन्ड ये भी नहीं होगा, और आपका अनड्रेन्ड ये भी नहीं होगा, क्योंकि वेन शियर टेस्ट ये भी नहीं होगा। अब आंसर तो आपका ड्रेन्ड एक्सियल टेस्ट यहीं से पता चल गया। अब देखिए कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट मतलब पहला स्टेज में हम पानी को एस्केप करवा रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टेज में नहीं करवा रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर ड्रेनेज इज अलाउड फ्रॉम द सॉइल, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, लेकिन दूसरा स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रेनेज को परमिट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जब हम लोडिंग कर रहे हैं, जो वर्टिकल शियर लोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में पहला स्टेज में भी हम पानी को एस्केप करवा रहे हैं और दूसरा स्टेज में भी हम पानी को एस्केप करवा रहे हैं, मतलब ड्रेनेज जो हो रहा है दोनों जगह दोनों स्टेज में परमिटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट
टाइम टेकिंग हो जाएगा। एंड ये जो क्या लगेगा, ये तो आपका 5 से 10 जो मिनट है उसमें कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये आपका सप्ताह लग जाएगा इसमें, कितनों में 1-2 सप्ताह भी लग सकता है, 2-3 सप्ताह भी लग सकता है। तो ये स्लो टेस्ट भी हो जाएगा, ये स्लो टेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हो जाएगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ड्रेन टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अ गिवन स्लोप ऑफ 5 मीटर हाई, 5 मीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है, सॉइल का, ठीक है। और यहाँ पे सी का जो वैल्यू दिया हुआ है 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, गामा का वैल्यू 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और आपका स्टेबिलिटी नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 0.30। तो आपको निकालना क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला याद रखिएगा, सी बाई एसएन इंटू गामा इंटू एच, ठीक है। ये भी फार्मूला एग्जाम में याद नहीं रहता, अगर प्रैक्टिस आप एग्जाम नहीं किए रहेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई एसएन का वैल्यू 0.30 इंटू गामा का वैल्यू 18 इंटू एच का वैल्यू 5, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 1.67। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.67। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is not a recognized failure type of soil as a support beneath the foundation, depending upon the deformation associated with the load and the extent of development of failure surface? ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका बहुत सारा चीज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। देखिए टाइप्स ऑफ, अगर शियर फेल्यूर का, देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है शियर फेल्यूर से रिलेटेड क्वेश्चन है, शियर फेल्यूर से रिलेटेड क्वेश्चन है, शियर फेल्यूर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए 3 टाइप का होता है आपका शियर फेल्यूर। एक आता है आपका जनरल शियर फेल्यूर होता है, जनरल शियर फेल्यूर होता है। तो पहला नंबर हो गया आपका जनरल शियर फेल्यूर, सेकेंड नंबर जो हो गया आपका हो जाएगा लोकल शियर फेल्यूर, और थर्ड नंबर जो हो जाएगा पंचिंग शियर फेल्यूर। लोकल शियर फेल्यूर और थर्ड नंबर जो हो जाएगा पंचिंग शियर फेल्यूर, ठीक है। 3 टाइप का जो है शियर फेल्यूर होता है। तो ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड फेल्यूर टाइप ऑफ सॉइल, तो ये तो बेंडिंग इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो जनरल शियर फेल्यूर होता है, जो जनरल शियर फेल्यूर होता है, ये आपका मीडियम डेंस सॉइल में होगा, इसमें होगा मीडियम टू डेंस सॉइल में, ये इस टाइप का फेल्यूर आपको देखने का मिलेगा। एंड स्टिफ क्ले में भी, स्टिफ क्लेज में भी इस टाइप का फेल्यूर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये जो जनरल शियर फेल्यूर है, ये आपका एक वेल डिफाइंड फेल्यूर पैटर्न है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, वेल डिफाइंड फेल्यूर पैटर्न है। इसमें क्या होगा, जब सॉइल फेल करेगा, जैसे इसमें क्या होगा, बल्जिंग भी होगा, इसमें जो ग्राउंड सरफेस क्या होगा, बल्ज हो जाएगा। जैसे आप क्या करिएगा, एक मिट्टी पे एक ईंट को गिराते हैं, एक यहाँ पे ईंट पे गिराइएगा मिट्टी पे, तो यहाँ से धम से आवाज होगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ इसका जो फेल्यूर होता है, ये जो फेल्यूर होगा इसका ऊपर में आपको एकदम कर्व टाइप का दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि एकदम वेव जो है उसका ऊपर की तरफ आया, धम से जो आवाज करेगा। तो ये जो आपका जो है, ये जो पैटर्न है फेल्यूर का, कि ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये आपका जनरल शियर फेल्यूर होता है इस टाइप में। ये सडन हो जाता है, कैस्ट्रोफिक फेल्यूर इसमें हो जाएगा इस टाइप के फेल्यूर में, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर का अगर बात करते हैं लोकल शियर फेल्यूर का, लोकल शियर फेल्यूर जो है आपका, ये दोनों टाइप का आपका जनरल शियर फेल्यूर और पंचिंग शियर फेल्यूर, ये दोनों टाइप के फेल्यूर इसमें देखा जाता है। मतलब दोनों का एक, देखिए एक तरह से देखा जाए तो कंबाइंड फॉर्म है पंचिंग शियर फेल्यूर और जनरल शियर फेल्यूर का, ठीक है। ये एक तरह से बोल सकते हैं ये कंबाइंड फॉर्म है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड जो है, ये एक वेल डिफाइंड वेज या फिर स्लिप सरफेस होगा, जो कि फाउंडेशन के नीचे में ही होगा, ये ऊपर में बल्ज नहीं होगा, ये जो ऊपरी वाला पोर्शन है इसमें नहीं होगा, लोकल शियर फेल्यूर में नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे स्लिप जो सरफेस है वो भी आपको विजिबल नहीं दिखाई देगा, नॉट विजिबल लिख सकते हैं आप यहाँ पे।
पंचिंग शियर फेल्यूर में होगा क्या, पंचिंग शियर फेल्यूर में जो होगा इसमें पंचिंग शियर फेल्यूर में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो है अगर आप फेल्यूर जो होगा वो डायरेक्टली ज़मीन के नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा, पंच कर जाएगा पंचिंग शियर फेल्यूर में, ठीक है। पंचिंग शियर फेल्यूर में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा नीचे की तरफ में, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो जाएगा, पंचिंग शियर फेल्यूर में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो जनरली हो जाएगा ये जो फेल्यूर है वो आपका पंचिंग शियर फेल्यूर जो है वो डीप फुटिंग में जनरली देखा जाता है, जहाँ के लो कंप्रेसिबल सॉइल है, लो कंप्रेसिबिलिटी अगर है सॉइल का और डीप फुटिंग है तो इसमें हो जाएगा, इस टाइप के सॉइल में इसमें लार्ज सेटलमेंट भी होता है, इस टाइप के सॉइल में ये वेरी प्लास्टिक सॉइल के लिए में होगा, ये जो पंचिंग शियर फेल्यूर होगा वो वेरी प्लास्टिक सॉइल में हो जाएगा, वेरी प्लास्टिक सॉइल्स में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तीनों फेल्यूर्स के बारे में क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनफाइनाइट फिल इज टू बी प्लेस्ड विथ ए ग्रेनुलर सॉइल और बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ऑन सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट। अनड्रेन्ड जो शियर स्ट्रेंथ है वो दिया हुआ है 25 किलो पास्कल दिया हुआ है, एज्यूमिंग अनड्रेन्ड जनरल शियर फेल्यूर एंड बेयरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर है वो आपका 5.7 दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द फील एट द पॉइंट ऑफ फेल्यूर इज, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको, कैसे निकालिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करिएगा, आप हमें बताइए कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बल्क यूनिट वेट हम लिख दिए यहाँ पे, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ के लिए बियरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर है ये कितने, बियरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर है ये 5.7 दिया हुआ है। क्यू यू इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए कि सी यू इंटू एन होता है, एन हो जाता है, मतलब सी यू का वैल्यू 25 और बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 5.7, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 142.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्यू यू है ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 20 गामा इंटू एच के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हाइट का वैल्यू आ जाएगा 142.5 डिवाइडेड बाई 20, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 7.125 मीटर जो आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन पाइल दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी अगर नहीं होगा इसमें, तो हम आपको बताते हैं फ्रिक्शन पाइल जो है, फ्रिक्शन पाइल जो है जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डायमीटर, फ्रिक्शन पाइल दिया हुआ है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एम्बेडेड इन 10 मीटर इन होमोजेनियस कंसोलिडेटेड डिपॉजिट यूनिट एडहेशन डेवलप्ड बिटवीन क्ले एंड पाइल शाफ्ट। जो सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 टन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एडहेशन फैक्टर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है न्यूमेरिकल में। व्हाट वुड बी द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शन पाइल, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है आपका क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू सी एन सी ए बी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू सी इंटू एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा सी ए बी हो जाएगा। तो सी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है इंटू ए बी का वैल्यू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस आपको 4 जो है सी का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 0.7 इंटू एस जो है सरफेस एरिया का पाई इंटू डी इंटू एल होता है, तो पाई इंटू डी इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8.8 टन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.8 टन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ ए सीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट इज, डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट, ठीक है, ब्रेस्ट कट इन ए सीट पाइल। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये आपका अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन है, ये क्या है आपका क्वेश्चन जो है ये अर्थ प्रेशर से है, और इसका जो आंसर होगा डिफ्लेक्शन जो होगा इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, सीट पाइल का बढ़ेगा। देखिए कंसेप्ट क्या है इसमें, देखिए ये आपका क्या है, कट कर दिए हम, क्या कर दिए यहाँ पे सॉइल को एक नीचे डेप्थ तक कट कर दिए। करते समय हम यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे सीट पाइल प्रोवाइड कर दिए, सपोर्ट करने के लिए हम सीट पाइल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। जब ये डिफॉर्मेशन होगा इस पाइल के अंदर में, तो क्या होगा, आपने देखा होगा यहाँ से ऐसे 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 मिट्टी जो है नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ से ऐसे ऐसे जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। डिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट इज। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोग इजिली बता पाइएगा। अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ppm, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम एक टेबल बनवा देते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम में आसानी हो। और परमिसिबल लिमिट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम बता रहे हैं परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का अगर हम देखें, ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड्स में देखते हैं हम, अगर ऑर्गेनिक मैटर रहता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर रहता है और आप इसके बाद सस्पेंडेड मैटर रहता है, सस्पेंडेड मैटर रहेगा, सल्फेट रहेगा, क्लोराइड रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। इस सब में परमिसिबल लिमिट कितना होगा कंक्रीट के प्रिपरेशन में। ठीक है, देखिए जो हम पानी यूज करते हैं कंक्रीट प्रिपरेशन के लिए, वो पीने वाला ही पानी यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गंदा पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आप कंक्रीट प्रिपरेशन के लिए। तो वाटर जो होना चाहिए वो सभी इम्प्योरिटी से क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो उसी के लिए एक लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे हम एक लिमिट दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए कितना लिमिट होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर से होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड मैटर के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, सल्फेट के लिए कितना होना चाहिए, 400 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और क्लोराइड के लिए अगर आप प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, प्लेन कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, तो 2000 होना चाहिए आपका क्लोराइड के लिए। अगर पीसीसी यूज कर रहे हैं, अगर आरसीसी यूज कर रहे हैं, तो 500 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए आरसीसी के लिए। इनऑर्गेनिक कितना होना चाहिए, 3000 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिन्नी बबल्स एंड होल्स ऑफ ए डिफरेंट साइज इन ए कॉन्क्रीट विच फॉर्म ए सर्टेन पार्ट ऑफ द एग्रीगेट कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। देखिए, तो छोटा छोटा बबल्स कौन किसमें आपका हो जाता है, तो वो एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो होता है, ये क्या क्रिएट करता है, टिन्नी एयर बबल्स क्रिएट करता है, एयर बबल्स क्रिएट करता है ये कंक्रीट के अंदर में। इन कंक्रीट द बबल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द मिक्सचर ऑफ द प्लास्टिक कंक्रीट। ठीक है, और ये जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो होता है, इसी से क्या हो जाता है, वर्केबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वर्केबिलिटी क्या हो जाता है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिक्स करने से वर्केबिलिटी जो हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो बबल्स फॉर्म होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, जो कि एयर इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, ये कंक्रीट के अंदर में वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है विदाउट मच इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बिना बढ़ाए ये वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। वाटर सीमेंट रेशियो जो है बिना बढ़ाए जो है एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो है ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देते। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दे तो स्ट्रेंथ भी यहाँ पे हो सकता था, कम हो सकता है। तो प्राइमरी जो पर्पस है एयर इंट्रेनिंग का यूज करने का,
वो एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, स्पेशली इन फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन में। और सेकेंडरी पर्पस क्या है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है। प्राइमरी पर्पस क्या है, ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन में ड्यूरेबिलिटी के लिए करते हैं। लेकिन सेकेंडरी पर्पस अगर देखा जाए तो वर्केबिलिटी भी बढ़ाता है ये एयर इंटरनिंग एजेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नॉमिनल कवर टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456/2000, ठीक है। तो नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, आप हमको आंसर दीजिएगा। नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो आपको तो पता ही होगा। नॉमिनल कवर हम लोग 20 mm प्रोवाइड करते हैं। कंडीशन दिया हुआ है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए, ठीक है। माइल्ड कंडीशन के लिए हम 20 करते हैं। माइल्ड के लिए होता है, इसके बाद होता है मॉडरेट, होता है आपका एक्सपोजर कंडीशन, इसके बाद होता है सीवर होता है, इसके बाद होता है वेरी सीवर होता है, इसके बाद होता है आपका एक्सट्रीम कंडीशन होता है। इतना कंडीशन होता है। सबसे कम जो होता है यहाँ पे नॉमिनल कवर यहाँ पे देते हैं, कितना देते हैं, 20 mm देते हैं, ठीक है। मॉडरेट कंडीशन में कितना देते हैं, मॉडरेट कंडीशन में कितना देते हैं, 30 mm देते हैं मॉडरेट कंडीशन में, ठीक है। सीवर कंडीशन में 45 mm देते हैं, वेरी सीवर कंडीशन में 50 mm देते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशन में कितना देते हैं, 75 mm देते हैं, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी याद रखिएगा, इसमें M20, ठीक है। माइल्ड के लिए RCC के लिए बात कर रहे हैं, M25 होता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सीवर के लिए M30 होता है, वेरी सीवर के लिए M35 होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। M40 होता है आपका एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, ठीक है। नॉमिनल कवर हम लोग देते क्यों हैं, जो नॉमिनल कवर होता है हम लोग देते क्यों हैं, टू प्रिवेंट द, टू, ये सब PDF भी हम प्रोवाइड करेंगे एज इट इज जो लिख रहे हैं, टू प्रिवेंट द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल कवर देते हैं। एक कंक्रीट सरफेस के ऊपर में एक लेयर बन जाता है, ठीक है, जो कि कोरोजन से बचाता है। देखिए टॉलरेंस लेवल कितना होता है, 0 से +10 mm होना चाहिए आपका। 0 mm से +10 mm तक कवर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वाले ही आप दे सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउंडनेस। देखिए बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। साउंडनेस जो होता है, दो साउंडनेस जो होता है वो आपका ड्यू टू लाइम भी होता है। साउंडनेस ड्यू टू लाइम की वजह से होता है, और मैग्नीशिया के वजह से भी होता है। मैग्नीशिया के वजह से ही होता है। अब देखिए जो सीमेंट है, या फिर सीमेंट का ही लेते हैं, सीमेंट अगर साउंड है तो अच्छा है कि अनसाउंड है कि तो अच्छा है, ये आपको बताना है। साउंड है तो अच्छा है कि अनसाउंड है तो अच्छा है। तो साउंड है तो अच्छा है। साउंड सीमेंट साउंड है, इसका मतलब ये है कि उसके पास एक कैपेसिटी है कि जो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, उससे रजिस्ट करने का कैपेसिटी है। वॉल्यूम चेंज से रजिस्ट करने का अगर कैपेसिटी है सीमेंट के अंदर में या फिर किसी मेटेरियल के अंदर में, तो उसको वो क्या है, साउंड है। साउंड मैटर मतलब साउंडनेस उसका ठीक ठाक है, प्रॉपर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साउंड होगा तो अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, आंसर जो होगा ऑटोक्लेव जो टेस्ट होता है, ये सेंसिटिव टू अनसाउंडनेस ड्यू टू ओनली मैग्नीशिया, ये सही है। लेकिन जो ली चैटरियल टेस्ट होता है अनसाउंडनेस ड्यू टू ओनली लाइम, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ली चैटरियल टेस्ट जो होता है, ये जो टेस्ट जो होता है, ये अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो लीड चैटरियल टेस्ट जो है वो साउंडनेस ड्यू टू लाइम के लिए ही होता है, साउंडनेस लाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सॉरी हम गलती से वो बोल दिए, करेक्ट बोल दिए। तो वहाँ पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये दोनों के लिए होता है, लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए होता है, ठीक है। और जो कंटेंट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए, मैग्नीशिया का कंटेंट होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्टोन मेसनरी ऑफ फाइनली ड्रेस्ड स्टोन लेड इन ए सीमेंट और लाइम इज, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्टोन मेसनरी ऑफ फाइनली जो ड्रेस्ड स्टोन जो होता है, सीमेंट और लाइम में हम लोग कौन सा मेसनरी यूज करते हैं? तो एस्लर मेसनरी में हम लोग करते हैं। देखिए स्टोन मेसनरी का जो दो दो टाइप में क्लासिफाई होता है। एक होता है आपका रबल मेसनरी, रबल मेसनरी होता है, और एक होता है आपका एस्लर मेसनरी। जो रबल मेसनरी होता है, जो आपका रबल मेसनरी होता है, ये मेसनरी जो होता है, इसमें हम लोग जो टाइप ऑफ स्टोन यूज करते हैं, इसमें अनड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं। अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड बोल सकते हैं। रफली ड्रेस्ड मतलब जैसे तैसे जो स्टोन होगा उस टाइप का स्टोन यूज करते हैं। रफली ड्रेस्ड स्टोन जो है वो हम लोग इसमें ऐसे करके जैसे ब्रिक मेसनरी करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसमें अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन को लेड करते हैं भाई। ये सुटेबल मोटार के साथ ही ना हम लोग करेंगे इसको। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रबर मेसनरी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? ज्वाइंट जो है यूनिफॉर्म थिकनेस में नहीं होगा। ज्वाइंट जो है इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस में नहीं होगा। जबकि एस्लर मेसनरी जो होता है, इस टाइप के मेसनरी में हम लोग फाइनली जो ड्रेस्ड स्टोन होता है, फाइनली जो ड्रेस्ड स्टोन होता है वो हम लोग क्या करते हैं? ड्रेस्ड स्टोन जो हम लोग बिछाते हैं, ठीक है, स्प्रेड लेड करते हैं यहाँ पे बाई द इन सीमेंट और लाइम वाटर में जो भी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो यूनिफॉर्म हाइट आपको मिलेगा, जो ज्वाइंट होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, रेगुलर होगा। ये जो आपका एस्लर मेसनरी जो होता है वो कॉस्टली होता है, ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। आपका रबल मेसनरी में भी तीन टाइप का होता है। एक होता है अनकोर्स्ड रैंडम रबल मेसनरी, कोर्स्ड रैंडम रबल मेसनरी, और स्क्वायर्ड रबल मेसनरी भी होता है, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप का है, तो इसकी ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि रबल और एस्लर, इसमें इसमें आपका ड्रेस्ड स्टोन होता है, इसमें आपका रेगुलर रफ इरेगुलर होता है, रफली ड्रेस्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम विल बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग? ठीक है। प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में, प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में हम लोग किस टाइप का लाइम यूज करते हैं? तो प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में हम लोग मैग्नीशियम और डोलोमाइटिक लाइम यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और डोलोमाइटिक लाइम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो कोड बुक यूज होता है वो होता है IS 712 1984 जो है, ये हम लोग कोड बुक यूज करते हैं। इसमें देखिए अलग अलग टाइप में है। इस तरह से मतलब इस कोड बुक के हिसाब से जो लाइम है वो 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है कंस्ट्रक्शन में। जो कि पहला लाइम है क्लास ए का। क्लास ए का जो लाइम है, इस इस लाइम को हम लोग बोलते हैं इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं इसको हम लोग इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। ये कौन से पर्पस के लिए यूज होता है? स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, इसमें आपको लिख सकते हैं यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। देखिए दूसरा जो क्लास होता है क्लास बी। क्लास बी जो होता है वो आपका सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है क्लास बी में। अगर आप देखा जाए तो सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मेसनरी मोटार्स के लिए यूज करते हैं। मेसनरी मोटार्स के लिए यूज करते हैं। मेसनरी मोटार्स के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे कि लाइम कंक्रीट हो रहा है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। लाइम कंक्रीट, प्लास्टर, अंडरकोट, ये सब में करते हैं। क्लास सी में, क्लास सी का अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फैट लाइम। फैट लाइम जो होता है वो क्लास सी का लाइम होता है। ये नन हाइड्रोलिक लाइम भी होता है। ये जो होता है आपका नन हाइड्रोलिक लाइम भी होता है। ये नन हाइड्रोलिक लाइम होता है क्लास सी। ये आपका फिनिशिंग कोट के लिए, फिनिशिंग कोट के लिए हम लोग यूज करते हैं। वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। आपका कंपोजिट मोटार्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लास डी में। क्लास डी जो होता है वो आपका क्लास डी में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? क्लास डी में, क्लास डी में मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मैग्नीशिया और डोलोमीटो ओरिजिन, डोलोमीटो ओरिजिन जो है वो हम लोग क्लास डी में लाइम यूज करते हैं। क्लास ई का अगर हम बात करें, क्लास ई का अगर हम बात करें तो कंकड़ लाइम जो होता है, कंकड़ लाइम जो होता है वो क्लास ई लाइम में होता है। ये हम लोग किस में यूज करते हैं? मेसनरी मोटार्स में हम लोग यूज करते हैं। क्लास ई में जो है मेसनरी मोटार्स में यूज करते हैं।
और एक जो लास्ट है क्लास एफ में हम लोग सिलिशियस डोमोलाइट इसको बोलते हैं, सिलिशियस डोलोमाइटिक लाइम भी बोलते हैं, डोलोमाइटिक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग, तो इसमें हम लोग कौन सा लाइम यूज करेंगे, मैग्नीशियम और डोलोमाइटिक जो लाइम है, डोलोमाइटिक जो लाइम है उसके लिए उसमें यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रॉन्ग पेयर बेस्ड ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। तो देखिए आर्जिलेसियस जो होता है वो क्ले इसमें जो है प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट होता है आर्जिलेसियस में, सिलिशियस में सिलिका होता है और आपका कैलकेरियस में लाइम होता है, जबकि कैलकेरियस में क्ले नहीं होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियरली पता होगा कि आर्जिलेसियस में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, क्ले और सेल आप आर्जिलेसियस में यूज करते हैं, कॉमन आर्जिलेसियस मटेरियल होता है। ठीक है, और आप सिलिशियस में अगर देखा जाए, सिलिशियस में सिलिका, ये तो पता ही है, सिलिका SiO2। ठीक है, और कैलकेरियस में हम लोग लाइम स्टोन वगैरह, ठीक है, लाइम वगैरह हम लोग करते हैं। कैलकेरियस मटेरियल कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बना होता है। ये कहाँ से आपको मिलेगा, चौक और सेल्स से मिलेगा, ये वाला चौक और सेल्स से मिलेगा। सिलिशियस जो है आपको क्वार्टज सैंड ये सबसे मिलेगा। और जिलेसियस जो है आपको सिलिका से मिल सकता है, एल्यूमिना से मिल सकता है आर्जिलेसियस। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। which of below type of mortar is used for internal walls and surfaces of less importance। लेस इम्पोर्टेंस के लिए हम लोग कौन सा, आप आंसर बताइए, आप आंसर अपने सोच लीजिए। लाइम सिंडर मोटर के लिए होता है लेस इम्पोर्टेंस के लिए। ठीक है, अब कौन कौन सा मोटर होता है, आपको लाइम मोटर जो होता है, लाइम मोटर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये किसके लिए होता है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, लाइम को मिक्स करके प्रिपेयर्ड होता है लाइम मोटर। सैंड और वाटर ये सब हम लोग मिक्स करते हैं, सैंड और वाटर ये सब मिक्स करते हैं। इसमें जो प्लास्टिसिटी होता है, हाई प्लास्टिसिटी होता है लाइम मोटर में, हाई प्लास्टिसिटी होता है, लेस श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज जो होता है इसमें कम होता है, लेस श्रिंकेज हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइम जो यूज्ड होता है, लाइम जो इसमें यूज होता है, लाइम यूज्ड इज फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम हम जनरली यूज करते हैं लाइम मोटर में। फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम जो है, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम जो है हम लोग यूज करते हैं। फैट जो लाइम होता है वो हम प्लास्टरिंग के लिए यूज करते हैं, फैट लाइम जो होता है हम किसके लिए यूज करेंगे, प्लास्टरिंग के लिए। और हाइड्रोलिक जो लाइम होता है वो मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। हाइड्रोलिक जो लाइम होता है वो किसके लिए करते हैं हम लोग, मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये जनरली हाइड्रोलिक लाइम हम लोग चिमनी वगैरह में भी देखे होंगे आप यूज करते हैं, चिमनी में। और जो लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये लाइम मोटर हो गया, लाइम मोटर। अब सीमेंट मोटर का अगर देखा जाए, सीमेंट मोटर का अगर देखा जाए तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सीमेंट, ये तो आप सभी को पता है, सीमेंट सैंड और वाटर ये इसमें हम लोग मिक्स करते हैं। ये सभी टाइप के सर्फेसेस के लिए होता है, प्लास्टिंग पूरा स्मूथ, जनरली स्मूथ के लिए होता है, स्मूथ फिनिशेस एंड डीपीसी वर्क में हम लोग यूज करते हैं सीमेंट मोटर, डीपीसी वर्क में हम लोग यूज करते हैं। और ये जो लाइम हाइड्रोलिक लाइम सीमेंट मोटर जो होता है, लाइम सीमेंट मोटर जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉज्ड मोटर भी बोलते हैं। इस टाइप के मोटर को हम लोग गॉज्ड मोटर भी बोलते हैं, इस टाइप के मोटर को। ठीक है, ये इससे क्या होगा, वाटर रिटेंटिविटी जो है, वाटर रिटेंटिविटी बढ़ेगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, इससे फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये गुड एंड स्मूथ फिनिशेस देगा। और जो लाइम सिंडर मोटर होता है, लाइम सिंडर जो मोटर होता है, सिंडर जनरली हम लोग यूज करते हैं लाइम मोटर में एज ए फाइन एग्रीगेट के रूप में, एज ए फाइन एग्रीगेट के रूप में, एज ए फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंडर यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सुर्खी वगैरह यूज करते हैं ना, सुर्खी उसी उसी के जगह पे यूज करते हैं, ये एक टाइप का पोरस मटेरियल है, ये साउंड एब्जॉर्बिंग प्लास्टर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल वॉल्स एंड सरफेस ऑफ लेस इंपोर्टेंस के लिए हम लोग लाइम सिंडर मोटर यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील एलॉयज कंटेन्स 36% निकेल, 36% निकेल इज नोन एज, देखिए 36% निकेल, ठीक है 36% निकेल
और आपका 64% जो बच गया वो स्टील होता है, ठीक है। तो वो किसके लिए होता है, कौन से स्टील एलॉय के लिए? इनवार के लिए होता है, इनवार। इसका जो होता है लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसमें जो होता है लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है, लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है, लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है। मगर जितना भी मेटल होता है उसमें इनवार का, इसलिए हम इनवार का सर्विंग में टेप यूज करते हैं ताकि इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़े तो इसका एक्सपेंशन नहीं हो। इसमें 36% निकेल और 64% स्टील मिलाया जाता है, लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है जितना भी मेटल होता है, ठीक है। ये एक्चुअली जो मेटल है, ये जो इन एलॉय है इसमें ये डक्टाइल होता है एंड इजिली वेल्डेबल होता है, इसको हम लोग इजिली वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं, इजिली वेल्डेबल होता है, ठीक है। सर्विंग टेप में तो आपको पता ही है कि इनवार टेप हम लोग यूज करते हैं सर्विंग टेप में, ठीक है। अब कुछ जो एलॉय है जैसे कि ब्रास जो है वो किससे किससे बना होता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछता है। तो कॉपर और जिंक से जो होता है वो ब्रास बना रहता है। इसके बाद ब्रॉन्ज का अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज का अगर हम बात करें तो ये किससे बना होता है, कॉपर और टीन से बना होता है ब्रॉन्ज। अगर हम स्टेनलेस स्टील का बात करें, अगर हम स्टेनलेस स्टील का बात करें, स्टेनलेस स्टील का अगर हम बात करें तो ये किससे किससे बना होगा, आयरन से, क्रोमियम से, आयरन से, क्रोमियम से, निकेल से, निकेल से, कार्बन से, ये सबसे स्टेनलेस स्टील बना होगा। अब आपको हम बता दें कि जर्मन सिल्वर का अगर हम बात कर ले, जर्मन सिल्वर का अगर हम बात कर ले, जर्मन सिल्वर का, तो ये किससे किससे बनेगा, जर्मन सिल्वर कॉपर से, कॉपर से बनेगा, जिंक से बनेगा और निकेल से बनेगा, निकेल से बनेगा, ठीक है। और जो निकेल स्टील होता है, निकेल जो स्टील होता है ये किससे किससे बनेगा, आयरन और निकेल से बनेगा, आयरन और निकेल से। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which constituent of good brick earth added in a small quantity during the manufacturing of bricks to give yellow tint to the bricks and decrease shrinkage, ठीक है। तो ये किसके केस में हो जाएगा, देखिए जो गुड ब्रिक अर्थ होता है, जो गुड ब्रिक अगर अर्थ का अगर हम कंस्टिट्यूएंट का बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि येलो टिंट दिया हुआ है, कलर के बारे में कुछ बात हो रहा है, तो कलर के लिए जनरली जो है मैग्नीशिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशिया। अगर हम बात करें गुड ब्रिक अर्थ में, तो गुड ब्रिक अर्थ में सिलिका हो जाएगा, आपका हो जाएगा एलुमिना हो जाएगा, ठीक है, लाइम हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट का हम बात कर रहे हैं मैग्नीशिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका अगर हम कंस्टिट्यूएंट, सिलिका जो होता है सबसे ज्यादा होता है, 50 से 60% होता है, ठीक है। एलुमिना आपका 20 से 30% होता है, लाइम आपका 4 से 5% होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो होता है ये भी 5 से 6% होता है, और मैग्नीशिया लेस देन 1 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ये जो सिलिका होता है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज के लिए होता है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के लिए होता है। एलुमिना जो है यूनिफॉर्म शेप में रहे उसके लिए होता है, यूनिफॉर्म शेप में रहे उसके लिए होता है। लाइम जो है ये क्रैकिंग और श्रिंकेज को हटाने के लिए होता है, क्रैकिंग एंड जो श्रिंकेज होता है उसको रिमूव करने के लिए होता है। ऑक्साइड्स ऑफ जो आयरन होता है ये कलर के लिए होता है, इम्पार्ट्स रेड एंड ब्राउन कलर के लिए, रेड एंड ब्राउन कलर के लिए होता है। और जो मैग्नीशिया जो होता है ये येलो टिंट कलर टू द ब्रिक, येलो टिंट कलर टू द ब्रिक्स इसके लिए होता है, कलर टू ब्रिक्स इसके लिए जो होता है वो मैग्नीशिया होता है, ठीक है। अगर आप एक्सेस मात्रा में सिलिका मिला देते हैं तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग हो जाएगा, इसमें सुगड़ जाएगा, वार्प हो जाएगा, मतलब खुरदुरा टाइप का हो जाएगा। अगर आप एक्सेस एल्यूमिना मिला देते हैं तो ब्रिटल हो सकता है। अगर आप एक्सेस लाइम मिला देते हैं तो ब्रिक क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। अगर आप एक्सेस आयरन मिला देते हैं तो क्या हो सकता है, डार्क ब्लू और ब्लैकिश टाइप का हो सकता है। एक्सेस अगर आप मैग्नीशियम मिला सकते हैं तो जो ब्रिक्स है डीके हो सकता है, डीके टू ब्रिक, ब्रिक का जो है टूट सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका ब्रिक्स गुड ब्रिक का कंस्टिट्यूएंट हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ ए टिम्बर और कॉल्ड, तो देखिए दो टिम्बर पे अगर ओरिजिनल राउंडेड सरफेस है, ठीक है, ओरिजिनल राउंडेड सरफेस है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन बोलते हैं, ठीक है। ये टाइप का डिफेक्ट ही है, जैसे कि आपका क्लिप मार्क जो होता है चिप्स टाइप का बना रहता है ऑन द फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर, ऑन द
फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर जो है ये चिप्स टाइप का बना रहता है। ऑन द फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर, ये चिप्स टाइप का आपका बना रहेगा। टॉर्न ग्रेन जो होता है ये स्मॉल डिप्रेशन टाइप का आपको दिखेगा, मतलब छोटा छोटा आपको क्या गड्ढा टाइप का दिखेगा। ये टॉर्न ग्रेन स्मॉल डिप्रेशन, ये आप याद रखिएगा। ये हो जाता है वेन, तो आपको यहाँ पता ही चल गया कि ओरिजिनल राउंडेड सरफेस जो हो जाएगा, राउंडेड सरफेस टाइप का हो जाएगा। डायगोनल ग्रेन जो हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर, अगर आप इसको अच्छी तरह से सुखाए नहीं है लकड़ी को तो डायगोनल ग्रेन टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। द वर्टिकल साइड ऑफ ए डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन ए वॉल आर नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? जैम्स बोलते हैं। ठीक है, डोर फ्रेम देखा होगा आपने, डोर फ्रेम इस टाइप का, अगर ये अगर फ्रेम है आपका डोर का, ये निकला वाला पार्ट है, पल्ला जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो ये निकला रहता है, ठीक है, अच्छे से ये इसमें पैनल लगा रहता है, इस टाइप का पैनल लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्टिकल साइड्स ऑफ द डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन ए वॉल आर नोन एज जेम्स, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है जेम्स हो जाएगा। इसके बारे में हम ऑल डिटेल में बाद में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए truss girder of a bridge, a diagonal consists of a mild steel flat 400 ISF इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट, जिसका जो थिकनेस है वो 12 mm दिया हुआ है, थिकनेस जो है वो 12 mm है, और जो इसमें लोड का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 टन्स दिया हुआ है। इफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट का जो ग्रॉस डायमीटर है वो है आपका 26 mm, देन द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन द स्प्लाइस इज, स्टील स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स पूछ रहा है इसमें, नंबर ऑफ रिवेट्स पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए कुछ चीजें जो है इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। IS 800 जो होता है वो स्टील स्ट्रक्चर में कोड बुक यूज होता है, IS 800। इसके हिसाब से जो पावर ड्रिवेन सॉप रिवेट होता है, फॉर पावर ड्रिवेन सॉप रिवेट, ये से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है जो भी हम बताने वाले हैं, जिसमें जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस का इसमें जो वैल्यू होता है वो होता है 100 MPa। ठीक है, 100 MPa होता है। और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस का अगर हम बात करें, परमिसिबल अगर बियरिंग स्ट्रेस का अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका 300 MPa होता है, 300 MPa होता है। और पावर ड्रिवेन सॉप रिवेट के लिए, और हैंड ड्रिवेन सॉप रिवेट के लिए, हैंड ड्रिवेन सॉप रिवेट के लिए कितना हो जाएगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस, तो परमिसिबल जो शियर स्ट्रेस होता है वो 80 MPa होता है, और जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वो कितना होता है 250 MPa होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है, इतना वैल्यू भी याद रहना चाहिए। और जो ये पूरा ऊपर वाला जो वैल्यू है वो 25% इंक्रीज हो जाता है अगर आपका विंड लोड का इफेक्ट आएगा, तो विंड लोड का इफेक्ट आएगा तो 25% इंक्रीज करेगा। ये आपका सोप रिवेट के लिए, मतलब दुकान में जो रिवेट बना रहे हैं उसके लिए, अगर 25% इंक्रीज कर जाएगा विंड लोड के लिए, 10% डिक्रीज कर जाएगा किसके लिए, अगर यही चीज फील्ड रिवेट के लिए यूज करते हैं, फील्ड में अगर हम लेते हैं एनालिसिस करते हैं तो 10% डिक्रीज कर जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, इतना सारा चीज आप याद रख लिए। ठीक है, अगर आप इसमें आपको निकालना है फॉर शेयरिंग फेल्यूर के लिए फार्मूला होता है, शेयरिंग फार्मूला होता है n इंटू एफ एस इंटू π/4 इंटू DH का स्क्वायर, ये आपका होता है शेयरिंग के लिए होता है। बियरिंग के लिए कितना फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है, FB इंटू बियरिंग फेल्यूर, बियरिंग स्ट्रेसेस इंटू DH इंटू T होता है। ठीक है, ये आपका बियरिंग में होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया आपको कि शेयरिंग में क्या होगा, बियरिंग में क्या होगा। तो शेयरिंग में आप अगर इससे अगर फार्मूला से निकालिएगा, ठीक है, इस फार्मूला से अगर आप निकालते हैं तो क्या लिखिएगा, शेयर स्ट्रेंथ निकालिएगा अगर फॉर शेयर फेल्यूर के लिए, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रखिएगा, दो शेयर प्लेन्स के लिए, इंटू इंटू एफ एस का जो वैल्यू है वो कितना है 100 है, क्योंकि यहाँ पावर ड्रिवेन रिवेट्स है, हम लोग एज्यूम कर लिए यहाँ पे। तो 2 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू, ठीक है,
और यहाँ पे जो DH का वैल्यू है वो कितना हुआ है, डेप्थ 26 दिया हुआ है। तो इस फार्मूला से अगर आप ये वैल्यू पूरा निकालिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 123.15। और यहाँ से अगर आप निकालते हैं, इससे अगर आप निकालते हैं एफ बी इंटू डी एच, तो एफ बी का वैल्यू 300 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा 100.80। तो दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसको लेंगे, मतलब 100.80 लेंगे, ठीक है। 100.80 लेंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 80 जो दिया हुआ है वो पुल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100.8। तो इससे जो वैल्यू निकलेगा 7.7 निकल जाएगा। इसको 8 हम एज्यूम कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियरली समझ में आ रहा है? बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा आपको देना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट में बता दिए आपको, ठीक है। आप ये चीज याद रखिएगा, ये दोनों चीज जो बताएं हम याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा, तो इससे आप निकल जाएगा, ठीक है। Rolled steel equal and unequal section are designated as a ISA Indian standard angle section followed by length and thickness of the legs। ये याद रखना है आपको। रोल्ड स्टील जो एंगल सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील जो एंगल सेक्शन होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है रोल्ड स्टील इक्वल एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन का अगर हम बात करें, ठीक है, ये होता है, ये आपका हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस। इसको हम यू यू ले लिए, यू यू, और इसको हम ले लिए वी वी, ठीक है। ये वाई वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा जो हो गया वो सी जी हो गया। और अगर इसका सीयर सेंटर का बात करें तो यहाँ पे इसका सीयर सेंटर लाई करता है, इसका यहाँ पे सीयर सेंटर लाई करता है, ठीक है। जो एंगल सेक्शन होता है, जो एंगल सेक्शन होता है वो आपका लेंथ ऑफ लेग, लेंथ ऑफ लेग से डिफाइंड होता है, लेंथ ऑफ लेग से डिफाइंड होता है, एंड थिकनेस ऑफ लेग से डिफाइंड होता है, एंड थिकनेस ऑफ लेग से डिफाइंड होता है। ये आपका लेग हो गया, ये आपका लेग हो गया, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का एंगल सेक्शन में भी दो टाइप का, एक इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, और एक होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन होगा तो आपका इस तरह से होगा, इक्वली होगा, मान लीजिए ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अनइक्वल एंगल सेक्शन होगा तो आपका मान लीजिए ये 125 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये अनइक्वल एंगल सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द लेग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रोट थिकनेस, ठीक है। तो रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रोट थिकनेस, तो इसमें आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको दो चीज, स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट के लिए जो थ्रोट थिकनेस होता है वो होता है 0.707 एस होता है, ठीक है। इसको एक मिनट, जो टीटी का जो वैल्यू होगा वो 0.707 एस होता है, जहाँ पे एस जो है वो साइज ऑफ वेल्ड है। तो यहाँ पे अगर एस इक्वल्स टू लिखिएगा तो रूट अंडर 2 इंटू टी टी हो जाएगा, मतलब एस बाई अगर टी टी ले रहे हैं हम, मतलब रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट, साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रोट थिकनेस, तो √2/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दो चीज याद रखना है, जो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड जो होता है वो 3 mm होना चाहिए। मिनिमम जो साइज होना चाहिए फिलेट वेल्ड का वो आपका 3 mm होना चाहिए, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ क्रैकिंग इन द अब्सेंस ऑफ प्री हीटिंग, ठीक है। और शुड नॉट एक्सीड T-1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे कि जो T है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थिकनेस ऑफ जो प्लेट है, थिकनेस ऑफ प्लेट के हिसाब से साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए। अगर अप टू 10 mm तक है, अप टू 10 mm अगर प्लेट का थिकनेस है तो यहाँ पे साइज जो है मिनिमम साइज 3 mm हो जाएगा। अप टू 10 से लेके 20 mm है तो 5 mm हो जाएगा। अब वही आपका 20 से लेके 32 mm तक प्लेट है तो आपका 6 mm हो जाएगा। वही आपका यहाँ पे 32 से 50 mm तक का प्लेट है तो 8 mm हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो होता है, इफेक्टिव जो थ्रॉट थिकनेस होता है वो 3 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 0.7 इंटू टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और 0.7 टी से
ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक एंगल के बेसिस पे भी होता है, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, डिग्री में जब एंगल दिया रहता है, एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री होगा, 91 से लेके 100 डिग्री होगा, 101 से लेके 106 डिग्री होगा, और 106 से 120 डिग्री के नीचे होगा, तो यहाँ पे के का जो वैल्यू है, इसमें जीरो लेस देन 90 डिग्री में 0.70, और इसमें 0.65, 0.60, 0.55, तो इससे वैल्यू जो है वो घटते जाता है। यहाँ पे 45 डिग्री पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे 0.707 लिख दिया है, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लॉट इन ए क्रिटिकल पाथ मेथड इज द अमाउंट ऑफ टाइम that a task can be delayed without causing any delay to subsequent task and project completion date, ठीक है। जो फ्लॉट होता है वो कितना टाइम अवेलेबल है बाकी किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम में, या फिर जो भी सब्सिक्वेंट टास्क है उसके टाइम में कोई डिले ना हो, वो टाइम होता है आपका फ्लोट टाइम, मतलब उतना टाइम आपके पास अवेलेबल है, अगर उतना लेट भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो फ्लोट जनरली होता क्या है, फ्लोट जनरली होता क्या है, ये एक्चुअली जो है हम लोग सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड में हम लोग यूज करते हैं आपका फ्लोट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, फ्लोट ये सब्सिक्वेंट मिनिमम टाइम अवेलेबल जितना होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो, तो उसी को हम लोग फ्लोट बोलते हैं। विच टाइप ऑफ डोर इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस हैवी रश ऑफ ट्रैफिक परसिस्ट, तो रिवॉल्विंग डोर जो है हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवॉल्विंग डोर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो परमिटेड एज पर IS 800, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, देखिए ये चीज आप याद रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा आंसर इसका 350 होता है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है, ड्यू टू अर्थक्वेक भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए आपका 180 होता है, 250 होता है और 350 होता है। टेंशन के केसेस में 180, 250, 350 और 400 तक भी होता है, लेकिन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस में 350 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।